हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। और आ गया हूं मैं वापस से आप लोगों के सामने एक और नई रियल स्टोरी लेकर। देखिए, ये जो इंसिडेंट है ये कुछ इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड है कि कई बार क्या होता है कि एक इंसान किसी दूसरे इंसान से वन साइडेड लव करता है। दूसरे इंसान को बेचारे को पता भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ है, और कई बार ऐसे लोगों की वजह से उस दूसरे इंसान को लाइफ टाइम तक प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तो हमारी आज की जो स्टोरी है उसमें भी कुछ ऐसा ही है। स्टोरी क्रेडिट गोज टू कनिका साहा जी, जो कि शिलोंग से बिलोंग करती है। उन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की है। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई स्टोरी है, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें @princeofchemistry22@gmail.com, या फिर आप मुझसे मेरे इंस्टा हैंडल पर कनेक्ट कर सकते हैं @princeMNIT1987। कहानी का टाइटल है अनजाना, क्योंकि इसके बारे में कोई जानता ही नहीं था जिसने एक इंसान की लाइफ को बदल के रख दिया। आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कनिका की फैमिली में बेसिकली उसके 5 मामा जी थे। ठीक है 5 मामा जी, और उनमें से 4 की शादी हो चुकी थी। सिर्फ एक सबसे छोटे मामा जो बचे थे उनकी शादी होना बाकी थी। कनिका के जो सबसे छोटे मामा थे वो आर्मी में थे, और जैसे कि आप जानते हैं आर्मी वालों को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए छुट्टी मिलती है, 1 महीना 1.5 महीना साल में 1-2 बार। तो जब वो छुट्टी पर आए तो शादी की उम्र हो गई थी, तो उनकी शादी की बात चली। तो भाई टाइम बहुत कम था, तो फटाफट से चारों तरफ खबर फैलाई गई कि लड़की ढूंढी जाए। अब ये जिसके मामा जी थे वो त्रिपुरा स्टेट में एक बहुत ही अच्छी वीआईपी जगह पर रहते थे। तो इतना जल्दी और इतनी आसानी से, और एक आर्मी में जो रहते हैं, मतलब आर्मी में जो जॉब कर रहे हैं उनको बेसिकली इतनी अच्छी जगह से इतनी आसानी से अच्छी लड़की मिलना पॉसिबल नहीं था। उनको चाहिए थी एक लड़की जो कि सुंदर हो और सुशील हो। हाँ, सबको ही चाहिए होती हो, तो है ना। तो इनके लिए इनके पूरी फैमिली वालों ने अपने कनेक्शन स्टार्ट किए और लड़की ढूंढना शुरू किया। बहुत ही जल्दी कुछ ही दिनों में उनको एक लड़की मिली जो कि एक्चुअली एक थोड़े से बैकवर्ड एरिया से थी। मतलब जैसे ना विलेजेस होते हैं, तो वहाँ से आप जाके विलेजेस वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पे जाके उनको एक लड़की मिली, सुंदर सुशील लड़की, जिसने अभी भी 9th क्लास ख़त्म करके 10th क्लास के अंदर वो आई थी। हाँ, पहले के टाइम में इसी एज के अंदर शादी कर दिया करते थे। ये स्टोरी थोड़ी सी पुरानी है, ठीक है, जब कनिका की खुद की एज 12 ईयर्स की थी। तो और जो भी रिमोट एरियाज होते हैं उनमें आप जानते हो आज भी कम एज के अंदर शादी कर देते हैं। तो सेम यही हुआ कि शादी तय की गई। ठीक है, तो अब जैसे शादी वगैरह डेट फिक्स हुई, तो जैसे ही लड़की वालों को पता लगा, जो लड़की वाले थे जो बेसिकली कनिका की मामी बनने वाली थी वो पुअर बैकग्राउंड से थे, तो जैसे उनके पास इतना अच्छा रिश्ता आया उन्होंने फटाफट से हाँ कर दिया। तो यहाँ पे जो घर वाले थे उनकी कंडीशन ये थी कि वे शादी एज सुन एज पॉसिबल होनी चाहिए। तो इतने शॉर्ट नोटिस पर वो शादी के लिए तैयार हो भी गए। अब ये जो कनिका की मामी थी इनका नाम है अपर्णा, और जो मामा जी हैं उनका नाम है अमित सरकार। सो बेसिकली अपर्णा जो है वो 10th क्लास में भी आई थी। उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो रोज़ अपना स्कूल जाया करती थी। मॉर्निंग 12 to 5-5:30 के आसपास, मतलब मॉर्निंग के बाद नून 12 से शाम को 5:30 तक स्कूल रहा करता था, और वो रोज़ाना डेडिकेटली स्कूल आया जाया करती थी। अब जब शादी की बात हो गई तो ठीक है, शादी में भी टाइम था करीबन 15 दिन थे। तो ऐसे ही एक दिन उनके गाँव में जब वो स्कूल से आ रही थी, तो उस दिन क्या हुआ था, एक लड़के का वहाँ पर बाइक से एक्सीडेंट हो गया था। तो लड़के का जो बाइक से एक्सीडेंट हुआ, तो वहाँ पर जहाँ उस लड़के को जलाया गया, एक्चुअली वो लड़का जो था उसकी फैमिली में कोई नहीं था, वो अकेला ही था। तो उसका बाइक से एक्सीडेंट हुआ, उसकी डेड बॉडी को कुछ गाँव वालों ने 2-4-5 लोगों ने मिलकर गाँव के बाहर एक रिवर है छोटी सी, उस रिवर के पास में ले जाके उसको जला दिया। अब अपर्णा जो थी, जो कि कनिका की मामी जी थी, तो वो अपने स्कूल से आ रही थी। उस दिन को करीबन 5:30 पौने 6 बज गए थे, और थोड़ा सा हल्का हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो गया था। तो जब वो उस ब्रिज से, मतलब जो रिवर थी जिसके पास में लड़के को जलाया था, तो वहाँ एक छोटा सा ब्रिज था, वो उस ब्रिज से चलकर आ रही थी। चलते चलते अचानक से उसकी नज़र उधर, वो आप देखो ना कोई नहीं था वहाँ पर। वो जो लड़का था वो अनाथ था, तो लोग उसको जला के छोड़ के चले गए। ठीक है, हल्की हल्की सी बूंदाबांदी सी हो रही थी। तो चलते चलते उसकी नज़र अचानक से उस तरफ पड़ी, वहाँ पर एक अधजली चिता थी, मतलब जो आग थी वो ऑलमोस्ट बुझ ही रही थी उस चिता की। और आप देखते हो ना, आप चल रहे हो अकेले और एकदम से आपकी साइड में कुछ तो आपकी नज़र पड़ती, उसकी नज़र पड़ी, और जैसी नज़र पड़ी वो बहुत तेज़ चिल्लाई। पता नहीं उसने क्या देख लिया, वो बहुत तेज़ चिल्ला के वो बहुत तेज़ भागी, बचाओ बचाओ बचाओ। और भागते भागते हाँफते हाँफते अपने घर पहुँची। तो घर वालों ने पूछा, तो सब कुछ बताया कि ऐसा हुआ। तो घर वालों ने लगा छोटी बच्ची है भाई, 10th क्लास में तो पहुंची है, तो डर गई होगी। तो उन्होंने समझाया बेटा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, वो लड़का था, उसकी डेथ हो गई थी और ऐसी ऐसी बात हो गई। ठीक है, लेकिन उस दिन के बाद अपर्णा का बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया। मतलब इससे पहले वो अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन अब वो बिल्कुल उदास से रहने लगी।
वो किसी से कुछ बोलती नहीं थी, जो उसे काम देते थे बस वो काम कर देती थी, उसकी अपनी कोई डिमांड्स नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शादी से खुशी नहीं है। घर वालों ने एक बार तो उसे देखा, पर उन्होंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब इसकी शादी होने वाली है, इसको रियलाइज़ हो रहा है कि अभी हमेशा के लिए यहाँ से एक दूसरे घर में चली जाएगी। शायद इस चीज़ को लेकर वो परेशान है। लेकिन अपर्णा को मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ ठीक है शादी है, शादी है। ऐसा लग रहा था कि वो ये शादी करना ही नहीं चाहती है, लेकिन इस बिहेवियर को एक नॉर्मल बिहेवियर मानकर इग्नोर कर दिया गया। और इधर कनिका के घर पे पूरी फैमिली इकट्ठा हो गई थी, शादी की पूरी तैयारियां चल रही थी, घर में बहुत ही अच्छा माहौल था। और देखते देखते शादी वाला दिन भी आया। ये लोग अपनी बारात लेकर उस गांव में पहुंचे और बढ़िया सब माहौल चल रहा था। तो ये जो कनिका है ये अपने पूरे खानदान में एक ही लड़की थी, बाकी सब है ना लड़के लड़के थे इनके घर में, तो ये अकेली सिस्टर थी या से बोल दो अकेली भांजी थी। तो जब बारात पहुंची घर पे तो कनिका को बिठा दिया गया उसकी मामी के पास। बीइंग अ गर्ल है ना, ससुराल साइड से एक ही लड़की आई थी, तो उसको ठीक है भाई दुल्हन के साथ बिठा देते हैं। तो ऊपर दुल्हन के रूम में कनिका को बिठा दिया गया। जैसे मैं बता रहा हूँ कनिका की उस टाइम एज छोटी थी, तो वो वहाँ पे मामी के साथ बैठी हुई। अब छोटी बच्ची बैठी बैठी बोर हो रही, तो बार बार अपनी मामी की तरफ देखे। वहाँ उसकी मामी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बैठी हुई, बिल्कुल उदास, बिल्कुल हताश, जैसे वो ये शादी करना ही नहीं चाहती है। उसने कई बार अपनी मामी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोचते कि मामा कैसी लड़की से शादी कर रहे हैं, ना ये कुछ बोलती है ना ये चलती है, पता नहीं क्या पसंद है उनको इस लड़की के अंदर। और वहाँ पे जो अपर्णा थी वो अपनी एक दुनिया में खोई हुई थी, उसे आसपास क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। कई बार कई लोग आए, उसको मिलाया हिलाया, उससे बात करने की कोशिश की, पर नहीं। फिर लास्टली जब आके उसको ऐसे झंझोरा गया कि अपर्णा उठो, तो बेहोश हो गई। इतना सुनते ही है ना जो खबर फैली कि भाई दुल्हन बेहोश हो गई, तो सब लोग वहाँ पहुँचे। वहाँ देखा तो वो बेहोश पड़ी है, तो उसको लिटाया गया। हो सकता है लगा लोगों की बहुत अंदर से परेशान हो रही है क्योंकि इसको जाना पड़ेगा, इसको दुख लग रहा है शायद इस वजह से, क्योंकि होता है कई बार ऐसा। तो लोगों को लगा कि वो बेहोश हो गई है इस वजह से, तो उसको उठाया गया। और जैसे उठा के उससे मंडप की तरफ लाया गया, वो बहुत तेज़ रोने लगी। बोलती नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं जाना है यहाँ से, मुझे शादी नहीं करनी है। उसका बिहेवियर बड़ा अजीब सा था, मतलब लोग सोच रहे थे कि क्या है, पर बात वो ये कह रही है कि शादी नहीं करना चाहती है। तो वो समझ गए थे कि भाई इसको क्या दुख हो रहा है कि अपना घर छोड़ के चली जाएगी। तो जैसे तैसे समझाकर उनकी वहाँ पर क्या की गई, शादी करवाई गई। भाई शादी वादी ठीक से संपन्न हुई। फिर सुबह विदाई का समय था। अच्छा, ये जो सारा सीन चल रहा था इसमें कनिका मंडप में या फेरों में नहीं थी, क्योंकि छोटी बच्ची थी, बैठे बैठे वैसे थक गई थी, तो उसको वहीं पे नींद आ गई। और जब उसको दुल्हन को नीचे लाया गया, उसकी शादी वगैरह हो गई। और जब शादी वादी हो गई, सुबह विदाई का समय हुआ, तो कनिका की आँख खुली, तो उसने देखा कि भाई विदाई का प्रोग्राम चल रहा है। तो जो कनिका का भाई है वो उसके पास पहुँचता है। तो दोनों भाई बहन साथ में विदाई को देख रहे थे। तो जो मामी थी वो बिल्कुल अपने है ना बेरंग चेहरे के साथ वहीं पे बैठी हुई थी, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, अनकॉन्शियस इसको आप बोल सकते हो, जैसे कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कनिका ने अपने भाई से कहा, सुन तुझे मामी थोड़ी अजीब सी नहीं लगती है? तो बोलता क्यों दीदी, आपको ऐसा क्यों लगा? तो बोलती कि यार कल रात को जब मैं इनके पास थी तो ये बिल्कुल ऐसे ही बैठी हुई थी, मैंने इनसे बहुत बार बात करने की कोशिश की, इन्होंने मुझसे बात ही नहीं की, कुछ जवाब ही नहीं देती है। तो इधर जो कनिका का भाई था वो बोलता है कि हाँ दीदी पता है, कल मैंने भी एक चीज़ ऑब्जर्व की, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर। एक्चुअली कनिका और उसका भाई दोनों ही हॉरर स्टोरीज़ और मूवीज़ बहुत देखा करते थे, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत आइडिया तो चीज़ें लगना शुरू होता है। आपको ऑब्जर्वेशन आप सीखते हो, एक्सपीरियंस देखते हो आप लोगों के, है ना, तो आपको पता लगता है कोई बिहेव कर रहा है तो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो उसके भाई ने कहा कि दीदी जब मैं कल, आप तो सो गई थी ऊपर, मैं मंडप में बैठा हुआ था, तो जब मैं मंडप में बैठा हुआ था और ये सारी रस्म वगैरह चल रही थी, तो मैंने मामी को देखा, तो मामी जो है ना वो मामा को ऐसे तिरछी आंखों से देख रही थी, ऐसे, और ऐसे देख रही थी जैसे वो मामा को मार देगी, होता ना कुछ चुड़ैल देखती है। तो बोलते क्या बात कर रहा है? तो बोले हाँ दीदी मैं सही बोल रहा हूँ। तो बोले तूने किसी को बताया नहीं? तो बोलता हाँ मैंने जाके मम्मा को बताया, पर मम्मा ने बोला चलो तुम लोग बच्चे हो, ऐसा होता है, इसकी शादी हो रही है, चली जाएगी यहाँ से, इसलिए इसको दुख हो रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं, चलो जाओ भागो यहाँ से। तो मम्मा ने मुझे भगा दिया और मना कर दिया। तो कनिका ने बोला हाँ यार कल मुझे भी कुछ ऐसा लगा, चल एक बार फिर मम्मी से बोलते हैं। तो उन्होंने जाके अपनी मम्मी को वापस से दोबारा सारी बताई। तो बोलती कि बेटा वो छोटी उम्र की है, उसकी शादी हो रही है, इसलिए वो परेशान है, तुम लोग भी बच्चे हो, तुम लोग ये सब नहीं समझते, तुम जाओ अपना खेलो और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान मत दो। छोटे बच्चे, उनको कौन काउंट करता है। वो बोले ठीक है, ये किसी से बोलने कुछ फ़ायदा नहीं है, चल रहा है चलने दो, अपना क्या जाता है। अब विदाई
का काम, मतलब विदाई हो गई शुरू, मतलब विदाई के सारे जो रीति रिवाज पूरे हो गए। और अब जैसे ही वो कमरे से बाहर उनको लेकर आए, कमरे से बाहर लेते हो बिना कुछ बोले, बिना और एकदम से बेहोश हो गई। और उनका बेहोश जो हुई वो तरीका बड़ा ही अजीब सा था। पहली बात तो आधे घंटे तक होश में नहीं आई। जब वो बेहोश हुई तो उनके दोनों जबड़े आपस में मिल गए, दांत, और बिल्कुल मुंह टाइट बंद हो गया, कोई खोल ही नहीं पा रहा था उस मुंह को, इतना टाइट बंद था। बेहोशी में भी मुंह बहुत तेज़ी से बंद था, क्योंकि रिमोट एरिया था, विलेज का एरिया था, आसपास कोई डॉक्टर नहीं था। तो लोगों ने ही कोई जुगाड़ कर के उनको होश में लेकर आए। और जैसे उसको होश में लेकर आए, वो रिएक्ट करते थे, कुछ पता ही नहीं है। फिर उसको उठा के वापस से ले जाने लगे, और जैसे ही घर की दहलीज उसने क्रॉस की, वो बहुत तेज होने लगी, नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से, नहीं जाऊंगी, मेरे को यहीं पे रहना है, और फिर से बेहोश हो गई। इस बार जो मामा जी थे कनिका के, उन्होंने उसको बेहोशी की हालत में ही गाड़ी के अंदर बिठाया और वो गाड़ी लेकर रवाना हो गए। तो इस जगह से उनके घर का जो रास्ता था वो करीबन 2 घंटे का था। तो 2 घंटे की ड्राइव पे थे, और ये लोग सब जो लड़के वाले थे वो बहू को लेकर, यानी दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंच गए। तो अब जो इवेंट हुआ वो आपको थोड़ा सा ड्रामेटिक लग सकता है। जैसे इनकी कार रुकी, वहाँ पर जो मौसम था वो बिल्कुल साफ था, हल्की हल्की सी धूप थी, बिल्कुल क्लियर मौसम था। तो गाड़ी रुकी, और कनिका और उसका भाई दोनों उसी गाड़ी में थे, इसमें इनकी मामी बैठी हुई थी, इसलिए मामा मामी और दोनों बच्चे वहीं उसी गाड़ी के अंदर थे। तो जैसे ही गाड़ी रुकी, ये लोग दोनों बच्चे वहाँ से उतरे। उधर मामा जी ने उतर के अपनी वाइफ से बोला कि अपर्णा चलो उतरो। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसको जिस पोजीशन में बिठाया गया था वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में बैठी हुई थी पूरे रास्ते, कोई मूवमेंट नहीं था उसकी बॉडी में। उसको आवाज़ दी गई तो भी उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो बिल्कुल वैसे की वैसे ही बैठी रही, बिल्कुल स्टिल। आप इमेजिन करके देखो, आपकी शादी हुई है और आपकी बीवी इस तरह से बैठी हुई है ना, तब जाके आपको रियलाइज होगा कि क्या चल रहा है। कि मामा जी ने, अमित ने अपर्णा को थोड़ा झकोरा तो वापस से होश में आई। उसने बोला चलो भाई गाड़ी से उतरो। जैसे ही अपर्णा गाड़ी से उतरी, वो जो साफ मौसम था, अचानक से मौसम पलट गया। बहुत तेज़ तेज़ हवा चलने लगी, जो आसपास के पेड़ थे वो बहुत तेज चलने लगे, जो अभी हल्की हल्की सूरज की रोशनी थी अचानक से वहाँ पर बादल घिर के आ गए। थोड़ा सुनने में ड्रामेटिक सा लगता है, लेकिन जैसा डिस्क्राइब किया गया मैं एग्जैक्टली वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, और हो सकता है ऐसा हुआ भी हो। मौसम तो कभी भी पलटी मार सकता है। तो जैसे ऐसा हुआ, कनिका और उसका भाई दोनों घर के अंदर भाग गए। वो तो पहले से हॉरर वाले थे, और जाकर खिड़की से देखने लगे सब कुछ। उन्हें लगा, क्योंकि उन्हें तो ये लगी क्या था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, तो उन्होंने लगा कुछ ना कुछ हो सकता है, भैया निकल लो, है ना, गोटी गलटी मार। तो वो भाग गए दोनों दोनों फटाफट से। अच्छा, तो जो आसपास की औरतें थी उन्होंने खुसफुसाहट चालू हो गई, अरे ये नई बहू क्या आती, देखो मौसम कैसे पलट गया है, ऐसा होना शुभ नहीं होता है, ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो वही लोगों की कानाफूसी शुरू हो गई। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसको अंदर घर में लाया गया। अब इनके यहाँ पे एक रिवाज है कि भाई शादी के दिन, है ना, मोस्टली सभी जगह ये रिवाज होता है कि दूल्हा दुल्हन पहले दिन साथ में नहीं सोते हैं। तो सब कुछ बढ़िया रहा। अगले दिन सारे इनके रिवाज किए गए, है ना, कुछ गेम्स वेम्स होते हैं, दूल्हा दुल्हन खेलते हैं। और सेकेंड डे की रात को दोनों को एक साथ मतलब कमरे में जाना था, एक ही साथ सोना था। तो अपने सारे काम वाम खत्म करके ये जो इसके मामा जी थे कनिका के, वो अपने रूम में पहुंचते हैं। रूम में पहुंचकर गेट बंद करते हैं, और गेट बंद करके जैसे ही घूमते हैं अपनी वाइफ की तरफ, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अपर्णा को थोड़ी देर पहले बिल्कुल अच्छे से दुल्हन की तरह सजाकर रूम में भेजा गया था। उसने अपने सारे गहने जेवर उतार के एक नॉर्मल सी साड़ी पहन ली थी, और उसके माथे पे जो सिंदूर था वो ऐसे किसी ने हाथ से मिटा दिया हो, इस तरह से वो मिटा हुआ था। ये सब देखकर अमित को एकदम से धक्का सा लगा, बट उसे लगा कि हो सकता है ये उन कपड़ों से परेशान हो गई हो, तो इसलिए उसने कपड़े चेंज कर लिए, लेकिन इसने माथे का सिंदूर क्यों मिटा रखा है। अगले ही मोमेंट पे अपर्णा अपनी जगह से, मतलब जहाँ थी वहाँ से जाती है, वहाँ सामने एक टेबल पे पानी का ग्लास रखा हुआ था। वैसे इस टाइम पर अपर्णा की बैक अमित की तरफ थी, उसके हस्बैंड की तरफ, और वो पानी का ग्लास लेने गई थी। अमित कुछ समझ पाता उससे पहले अचानक से अपर्णा का सिर 360 डिग्री यूँ घूम गया, बिल्कुल 360 डिग्री घूम गया। उसके बाल ऐसे खुल के हवा में लहराते हुए, आंखें बिल्कुल जैसे सारा खून आंखों में उतरा, बिल्कुल लाल आंखें, और ऐसे एक पानी का ग्लास उठाया। उसने बोला, ले पानी पी ले, शायद इसके बाद तुझे अब ये पानी भी नसीब ना हो। इतना बोलते अमित एकदम से बिल्कुल समझ में नहीं आया क्या हुआ। वो कुछ बोल भी नहीं पाया, मतलब इवन उसकी आवाज़, उसकी बॉडी एकदम से जकड़ गई। चलो ये क्या हुआ है। तभी अगले मिनट पर उसने अपने आप को झंझोरा और देखा तो अपर्णा तो नॉर्मल खड़ी हुई है और वो पानी लेने जा रही है। शायद उसे हेलुसिनेशन हुआ था, लेकिन एग्जैक्ट सेम मूवमेंट करते हुए पानी लेने जा रही थी। और अमित को ऐसा लगा कि जो अभी भी उसने देखा, जो उसे हेलुसिनेट हुआ, वो एग्जैक्टली होने वाला। ये सोचकर वो एकदम से बहुत तेज चिल्लाते हुए वहाँ से भागा, और उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर
सारे घर वाले एकदम से वहाँ पे आकर इकट्ठा हो गए। आप समझ पा रहे हैं, दूल्हा चिल्लाकर रूम से बाहर भाग रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ी बात हुई होगी। सारे घर वाले वहाँ पे आके इकट्ठा हो गए। उन्होंने पूछा तो अमित ने बिना रुके एक सांस में ही सारी कहानी बता दी। जैसे मैं अंदर गया, इसने सब कुछ चेंज किया हुआ था, इसके माथे का सिंदूर मिटा हुआ था, और जैसे टेबल के ऊपर पानी लेने गए, इसकी गर्दन एकदम से 360 डिग्री पे घूम गई और इसके बाल खुले हुए थे, इसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, और मुझसे बोलती कि ले ये पानी पी ले, शायद इसके बाद तुझे ये भी नसीब ना हो। और उसको देखकर मैंने जैसे आंखें वापस यूँ झपकाई तो सामने मेरे नॉर्मल खड़ी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आया क्या, और मैं चिल्लाता हूँ बाहर आ गया हूँ। इतना सुनते ही घर वाले बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है भाई। तो सबके सब पहुँचते हैं अंदर, अंदर जाके देखते हैं तो अपर्णा जहाँ थी वहीं की वहीं वो बेहोश पड़ी हुई थी। अब सारे घर वालों को लगा कि, क्योंकि सारे घर वाले इन चीज़ों में विश्वास किया करते थे कि कुछ ना कुछ ऊपर की चीज़ें होती है, और उसका कारण था कि इनके घर के सामने ही एक तांत्रिक का घर था। तांत्रिक नहीं बल्कि आप ज्योतिषी बोले, जिनके पास बहुत सारी सिद्धियाँ थी और इनके बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स थे उनके साथ। तो उनको लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उन्होंने अंदर जब देखा वो बेहोश पड़ी, उसको उठाया और उसके बेड पे सुलाया। उसके बाद जो इसकी दोनों मामियाँ थी, 2 मामियाँ जो थी बड़ी, वो रात भर उसके साथ में रही। सुबह होते ही बिना देरी किए हुए सीधे सब लोग जो घर के बड़े लोग थे पहुँचते हैं तांत्रिक के यहाँ, उसको सारी चीज़ बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। तो उसने कहा, उसने अपनी आँखें बंद की और बंद करने के बाद कुछ अपनी सिद्धियों से उसने कहा कि सुनो अमित, तुम अभी इसके सामने मत जाना, दिन तक तो ठीक है लेकिन शाम को 6 बजे बाद तुम इसके सामने मत जाना, ठीक है? और मैं आज रात को 12 बजे आऊँगा और देखते हैं क्या है और क्या नहीं है, मैं इसका इलाज करता हूँ। तो सारी बातों का ध्यान अच्छे से रखा गया। शाम तो क्या, अमित तो सुबह भी उसके सामने नहीं गया, और रात को 11 बजते ही जो तांत्रिक जी थे वो आए, है ना, हम उनको ज्योतिष जी बोलते हैं तांत्रिक की जगह। तो ज्योतिषी जी थे वो आए और आकर उन्होंने अपना सारा सेटअप किया, सारा सामान वामान जमाया, जो भी हवन जो भी वो करते हैं वो सारा। फिर उन्होंने एक सफ़ेद पाउडर से या आटा बोल लो से एक बड़ा गोला बनाया और उस गोले में बैठ गए और इशारा किया कि उसको लेकर आओ। तो जो अपर्णा थी उसे वहाँ पे लाया गया और उस गोले में बिठाया गया। तो जैसे ही अपर्णा को उस गोले के अंदर बिठाया गया, उसका पोस्चर एकदम से चेंज हो गया, और जो ऑलमोस्ट हर भूत करता है, हर आत्मा करती है, वही हुआ। वो एकदम से एक मस्कुलर पोस्चर में आ गई, जैसे कोई औरत नहीं कोई आदमी बैठा हो। आंखें उसकी बिल्कुल लाल हो गई। उसने तांत्रिक को देखा और तांत्रिक का नाम लेकर बोली, ओ तुच्छ तांत्रिक, तू मेरा क्या कर लेगा? साले, तू मेरे हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हिम्मत है तो आ मुझे हाथ ला के देख। तो वो बहुत ही एक्सपीरियंस तांत्रिक थे, उन्होंने इस बात पे गुस्सा नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल शांत किया और उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम इस लड़की के शरीर में क्यों आए हो? मैं इसी के गांव से हूँ, मैं इसे रोज़ देखा करता था और इससे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं इससे कभी बोल नहीं पाया। लेकिन जब मुझे पता चला कि इसकी शादी होने वाली है, मैंने उसी दिन सोच लिया कि आज जब ये स्कूल जाएगी तो मैं इसको स्कूल के रास्ते में रोककर सब कुछ बता दूंगा। और इसीलिए मैं अपनी मोटरसाइकिल लेकर वहाँ से निकला, और जैसे मैं पहुँचने वाला रास्ते मेरा एक्सीडेंट हो गया और वहीं पे मैं ख़त्म हो गया। मैं इसको कुछ बता ही नहीं पाया, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था। लोगों ने मुझे उठा के वहीं पे जलाया जहाँ से इसका रास्ता था। जब ये शाम को अकेले वहाँ से गुजर रही थी, होनी देखो मेरी चिता भी आधी जली, मुझे मुक्ति नहीं मिल पाई। और जैसे मैंने इसे देखा, मैं इसके सामने आके खड़ा हो गया, और जैसे ही मुझसे डरी मैं इसके शरीर में घुस गया, और अब मुझे इसके शरीर से कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। ये मेरी है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये किसी और की नहीं हो सकती है। ये सारी बातें सुनकर सभी के सभी दंग रह गए। ये क्या हुआ? ये कैसा खेल था? उधर अमित जिसकी कोई गलती नहीं थी, सोचा कि ये सब क्या चल रहा है। उसने तांत्रिक से बोला, तांत्रिक जी ये सब क्या है? तो बोला, तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। तो तांत्रिक ने बोला कि देख, जो हुआ सो हुआ, अब तू इस लड़की को सताना छोड़ दे, तुझे इस लड़के के शरीर को छोड़कर जाना होगा, वरना तू जानता नहीं मैं तेरा क्या हाल करूँगा। तो बोलता है, तू जो कर सकता है कर ले, तू मुझे इस शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता, तुझमें जितनी ताकतें लगा ले, लेकिन मैं इस लड़के के शरीर को नहीं छोड़ूंगा। तो जो ज्योतिषी जी तांत्रिक जी थे उनको समझ में आया कि ये इस तरह से शरीर को छोड़ने वाला नहीं है। तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की, उन्होंने कुछ और उसको समझाने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि देख सुन, तू इस लड़की से प्यार करता है ना, तो तू इसको परेशान क्यों कर रहा है? तेरे साथ तो जो भी होना था वो हो गया, ठीक है, अब तेरे पास कोई शरीर नहीं है, तू चाहकर भी इसको अपने साथ नहीं रख सकता, ठीक है, तू चाहे तो भी तुम्हारी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती है। अगर तू वाकई में इस लड़की से प्यार करता है तो तू इसे परेशान मत कर, तू इसके शरीर को छोड़ दे और तभी जाकर तेरा प्यार सफल होगा, वरना क्या फ़ायदा? जिससे तू प्यार करता है तो उसी को परेशान कर रहा है। देख इसकी हालत तूने कैसे कर दी है।
हाँ, तू अगर इससे सच्ची में प्यार करता है तो तू इसके शरीर से निकल जा, इसी में तेरी और इसकी भलाई है, क्योंकि अब तुम्हारी कहानी आगे नहीं बढ़ सकती, तुम्हारा इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए तुम इसका शरीर छोड़ दो, तुम्हें बदले में जो चाहिए हम लोग देंगे, पर तुम इस लड़की को छोड़ दो। ये बातें सुनकर वो आत्मा एकदम से धीरे धीरे शांत हुई और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं इसके शरीर को छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। तो उन्होंने पूछा, बताओ क्या करना है। बोला कि तुम लोगों को इस शहर में, मतलब जो भी आपके आसपास में जितने भी अनाथ बच्चे हैं उन सबको खाना खिलाना होगा, और एक बहुत बड़ी पूजा रखनी होगी, और मेरी आत्मा की शुद्धि करवानी होगी, तभी मैं यहाँ से जाऊँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम सब कुछ करवाएंगे। और इतना बोलते ही अचानक से वो मामी वापस से बेहोश हो गई। बेहोश होकर जब वो वापस से होश में आई तो वो नॉर्मल अपर्णा ही थी। वो लड़का उसके शरीर से जा चुका था। अपर्णा को जब ये सब बताया गया तो वो उस लड़के को नहीं जानती थी। उसने उस लड़के के बारे में सुना था, लेकिन उस लड़के को कभी देखा नहीं था। तो एक अनजाना लड़का जो अपर्णा से वन साइडेड प्यार करता था, जब वो उसको प्रपोज करने जा रहा था तब रास्ते में ही उसकी डेथ हो गई। एक ऐसी इच्छा उसकी जिसे वो पूरी करना चाहता था, वो हो नहीं पाई, और जब वो उस काम को करने जा रहा था उसी मोमेंट पर उसकी डेथ हो गई। तो जब एक चाहत दिल में रह जाती है और उसी मोमेंट पर ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो वो जो स्पिरिट है, वो आत्मा है, वो एक लूप में फंस जाती है। लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। जिसको प्रपोज करने वो जा रहा था वो खुद उसके रास्ते में चल के आई, लेकिन तब जब वो जिंदा नहीं बचा था। अपनी इच्छा को, अपने लगाव को छोड़ नहीं पाया और अपर्णा की बॉडी के अंदर, है ना, उसने अपर्णा को पजेस कर लिया। लेकिन उससे अपर्णा की ज़िंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद सी हो गई थी, लाइफलेस वो बन चुकी थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक था। पंडित जी ने, जो ज्योतिष जी थे, उन्होंने उसको समझाया और उसने उसी बॉडी को छोड़ के वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और आज अपर्णा और अमित एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके बच्चे भी हैं, और उसके बाद दोबारा कभी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। तो ये थी एक कहानी अनजाने प्यार की। कई बार ऐसा होता है। कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी कहानी जो आपके लिए लेकर आऊँ तो आपको सबसे पहले पता चले। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड कीप लविंग।